आज का हमारा टॉपिक है अमेंडमेंट इन प्लीडिंग्स, यानी कि जिसको हिंदी में कहते हैं अभिवचन का संशोधन। तो ये अभिवचन का संशोधन जो होता है ये कोई भी कर सकता है, प्लेंटिफ भी कर सकता है, डिफेंडेंट भी कर सकता है। जब उनको अपने रिटर्न स्टेटमेंट में या प्लेंटिफ को अपने प्लेंट में कुछ चेंजेस करने होते हैं जो बहुत ज़रूरी होते हैं किसी केस के डिस्प्यूट को डिटरमाइन करने के लिए, तो वो उसमें एक एप्लीकेशन लगाते हैं जिसको कहते हैं एप्लीकेशन अंडर ऑर्डर 6 रूल 17, जो जज साहब के पास जाती है और वो अलाउ करते हैं या डिसअलाउ करते हैं। ठीक है, वो अलाउ भी कर सकते हैं विद कॉस्ट या डिसअलाउ भी कर सकते हैं। ठीक है, ये इट्स अप टू द कोर्ट डिस्क्रिशन। तो इसके अंदर क्या होता है, सबसे पहले हम समझेंगे कि प्लीडिंग्स होती क्या है। प्लीडिंग जो होती है वो मिलके बनती है प्लेंट और रिटर्न स्टेटमेंट के। उसके बाद प्लीडिंग्स क्या कंटेन करती है, तो प्लीडिंग के अंदर जो जो चीज़ें होती हैं वो होंगी सिर्फ और सिर्फ मटेरियल फैक्ट्स। हम प्लीडिंग में एविडेंस की बात बिल्कुल भी नहीं करेंगे क्योंकि वो एविडेंस की स्टेज नहीं होती है। दूसरी चीज़ जो होती है, प्लीडिंग्स मस्ट बी डिवाइडेड इनटू पैराग्राफ, यानी कि जितनी भी प्लीडिंग्स होंगी वो पैराग्राफ में डिवाइडेड होनी चाहिए। तीसरी चीज़ होती है कि जितने भी एलिगेशंस हैं वो सेपरेट होने चाहिए, यानी कि एक पैराग्राफ में एक एलिगेशन, दूसरे पैराग्राफ में दूसरा एलिगेशन, और सारे पैराग्राफ नंबर्स में डिवाइड होने चाहिए। और जो भी डेट होंगी वो मेंशन करनी होगी कि किस डेट पे क्या हुआ है, किस डेट पे क्या नहीं हुआ है। और अगर हम कोई भी एक नंबर लिखते हैं यानी कि 1,70,000 या 2 लाख, तो हम उसको फिगर्स में भी लिखेंगे और वर्ड्स में भी लिखेंगे। उसके बाद क्या होता है कि ये कोर्ट के ऊपर डिपेंड करता है, कोर्ट आपकी 6-17 के एप्लीकेशन को अलाउ करे या ना करे। कभी कभी क्या होता है कि कोर्ट खुद ही ऑन इट्स ओन डिस्क्रिशन क्या करती है या ऑन इट्स मोशन क्या करती है, ईदर पार्टी को डायरेक्ट कर देती है कि आप 6-17 की एप्लीकेशन मूव करिए। अगर वहाँ पर कुछ भी क्लियर नहीं होता है अगर प्लीडिंग में, तो वहाँ पर कोर्ट खुद भी कह देती है कि आप 6-17 की एप्लीकेशन मूव करिए। ठीक है, उसमें क्या होता है कि उससे जो भी डिस्प्यूट होता है वो जल्दी से आसानी से पता चल जाता है और रियल कंट्रोवर्सी जो होती है बिटवीन पार्टीज वो पता चल जाती है। जो 6-17 की एप्लीकेशन होती है वो हम कभी भी ट्रायल के बाद नहीं लगा सकते, हम हमेशा ये एप्लीकेशन ट्रायल से पहले ही लगाएंगे। इश्यूज फ्रेमिंग की जो स्टेज होती है उसके बाद क्या होता है, हम कभी भी ये एप्लीकेशन मूव नहीं कर सकते, हम इसको हमेशा ट्रायल से पहले ही मूव करते हैं। तो उसमें क्या होता है, अगर हम ट्रायल के बाद इसको मूव करेंगे तो कोर्ट इसको डिसमिस भी कर सकती है। वो ये कहेगी कि आपने ये पहले क्यों नहीं मूव की एप्लीकेशन, ये तो कोई स्टेज ही नहीं है मूव करने की। और कभी कभी क्या होता है कि हैवी कॉस्ट लगाकर डिसमिस कर देते हैं। और कभी कभी कोर्ट को क्या लगता है कि पार्टीज ने पूरी की पूरी कोशिश की लेकिन वो फैक्ट्स ये जो है पहले नहीं लेके आ पाए, तो कोर्ट क्या करती है, वो जस्टिस इसको अलाउ कर देती है ट्रायल के बाद, लेकिन जब कोर्ट को लगता है सिर्फ तभी। और दूसरी चीज़ क्या होती है कि कोर्ट कभी भी ये नहीं करेगी कि अपोजिट पार्टी को आपके अमेंडमेंट से हार्म पहुंचे, यानी कि अगर जो भी अपोजिट पार्टी, मान लीजिए प्लेंटिफ ने अमेंडमेंट की एप्लीकेशन मूव की और उससे अगर कोई भी प्रेजुडिस कॉज होता है, डिफेंडेंट को कोई भी नुकसान होता है, तो वो एप्लीकेशन अलाउ नहीं करती है। अगर कोर्ट को लगता है तो ही बहुत रेयर केस में करती है। जैसे एक केस में क्या हुआ कि प्लेंटिफ ने एक केस फाइल किया था 1,70 लाख के समथिंग का, और रिटर्न स्टेटमेंट आता है डिफेंडेंट का और वो उसमें एडमिट कर लेता है कि आपका 1,70 लाख का नहीं, आपका 1,90 लाख के समथिंग का अमाउंट बनता है और वो हम दे देंगे। तो उस केस में क्या होता है कि प्लेंटिफ को कभी कभार नहीं पता रहता कि एक्चुअल अमाउंट क्या रिकवर करना है। तो उस केस में क्या होता है, कोर्ट खुद ही कह देती है कि प्लेंटिफ आप जो है अपना अमेंडमेंट एप्लीकेशन मूव करिए और अपना सूट अमेंड कर लीजिए, अपना प्लेंट अमेंड कर लीजिए। और प्लेंटिफ या फिर खुद ही एप्लीकेशन लगा देता है कि सर जब ऑलरेडी डिफेंडेंट ने एडमिट कर लिया है तो हम ये एप्लीकेशन मूव करना चाहते हैं। तो उसमें क्या होता है कि कोर्ट भी कहती है ठीक है आप कर दीजिए, हम अलाउ कर देंगे। मान लीजिए कोई केस है और आपने उसमें क्या करा है
कि आपने वर्क ऑर्डर नंबर 340 के लिए केस डाला है, लेकिन टाइपिकल एरर से क्या हो जाता है 342 कर देते हैं। तो उस केस में क्या होता है कि कोर्ट कहती है ठीक है टाइपिकल एरर है, आप अपने एप्लीकेशन मूव करिए, हम अलाउ कर देंगे। तो जो एप्लीकेशन हम मूव करते हैं हम उसमें सुधार के, जैसे 340 के लिए कर रहे हैं तो 340 उसमें लिखेंगे, क्योंकि 342 जो था वो टाइपिकल एरर था, इसीलिए हम उसको 340 करके एप्लीकेशन में लिख देंगे। तीसरी चीज़ कभी कभार क्या होती है कि मेमो ऑफ पार्टी हम फाइल करते हैं और जैसे कुछ सिमिलर नेम होते हैं, जैसे अनिमेश की जगह अनिकेत टाइप हो गया, या फिर कुछ भी टाइपिकल एरर हो जाता है, या फिर कोई भी सिमिलर नेम होते हैं, जैसे राजेश की जगह राजेंद्र हो गया। तो इस तरह से जो चीज़ें होती हैं उसमें क्या होता है, कोर्ट कह देती है कि नहीं आप एप्लीकेशन मूव करिए, हम अलाउ कर देते हैं, क्योंकि इसमें कोई प्रेजुडिस नहीं कॉज होता है अपोजिट पार्टी को। क्योंकि भाई आपने बाहर फ्रंट पेज पे तो ठीक नाम लिखा है, लेकिन मेमो ऑफ पार्टी में गलत हो गया है, तो उस केस में क्या होता है कि हम एप्लीकेशन मूव कर देते हैं अमेंडमेंट की। अब ऐसी कौन कौन सी स्टेजेस हैं या कौन कौन सी सूरतें हैं जहां पर आपकी एप्लीकेशन अलाउ हो सकती है और जहां पर एप्लीकेशन आपकी डिसअलाउ हो सकती है, तो वो कौन कौन से सिचुएशंस हैं हम उसकी बात कर लेते हैं। अब आपने कोई अमेंडमेंट फाइल किया जिसके अंदर ऑलरेडी डिफेंडेंट ने एडमिट कर लिया है आपके क्लेम को, या कि जो भी आप उसमें एप्लीकेशन अमेंडमेंट में मूव करना चाहते हैं, तो उसमें क्या होता है कि कोर्ट आपकी एप्लीकेशन को अलाउ कर देती है, क्योंकि ऑलरेडी अपोजिट पार्टी ने एडमिट कर लिया है, तो कोई हार्म नहीं पहुंचता इसमें अपोजिट पार्टी के राइट को, तो उसमें आपकी एप्लीकेशन अलाउ हो जाती है। दूसरी कंडीशन आती है कोई न्यू क्लेम, जैसे अपोजिट पार्टी ने आपका क्लेम एडमिट भी नहीं किया और आप चाह रहे हैं कि हमने अमाउंट जैसे 7 लाख का फाइल किया है तो अब हम अमेंडमेंट लगा के उसको 8 लाख का करते हैं, तो वहां पर ये नहीं हो सकता, आप नया क्लेम फाइल नहीं कर सकते, तो वो आपकी एप्लीकेशन डिसअलाउ हो जाती है। दूसरी चीज़ है कि कभी आप कंप्लीट सूट अमेंड कर देते हैं, जैसे कभी कभार क्या होता है कि टाइपिकल एरर हुआ तो 1-2 वर्ड का टाइपिकल एरर हो गया, या आपका जो क्लेम है वो एडमिट करा तो आपने अमेंडमेंट लगा दी, लेकिन आप पूरा का पूरा सूट ही अमेंड कर दो, आप सूट का नेचर ही चेंज कर दो। जैसे आपने केस फाइल किया है रिकवरी का और अब आप चाहते हो कि रिकवरी के साथ साथ हमें उसमें डैमेजेस भी मिल जाए, तो वो आपका अमेंडमेंट है अलाउ नहीं होगा, वो डिसअलाउ हो जाएगा, क्योंकि आप पूरा का पूरा कंप्लीट सूट अमेंड कर दोगे तो वो नहीं चलेगा। जैसे आपने एक केस फाइल किया है सूट फॉर पोजेशन, तो उसमें आपने क्या करा, आपने मैंडेटरी या परमानेंट इंजंक्शन नहीं मांगा, या फिर आपने सिर्फ पोजेशन मांगा, आपने मीन प्रॉफिट नहीं मांगा, और अब आप क्या चाह रहे हो कि पोजेशन तो हमने मांग लिया था, अब हम अमेंडमेंट लगा के मीन प्रॉफिट भी मांग लेते हैं, तो उसमें उस केस में आपका जो एप्लीकेशन है डिसअलाउ हो जाएगा, क्योंकि आप पूरा का पूरा नेचर चेंज करना चाहते हो या फिर पूरा कंप्लीट अमेंड करना चाहते हो, उस केस में आपका एप्लीकेशन डिसअलाउ हो जाएगा। तो ये कुछ केसेस हैं जहाँ पे एप्लीकेशन मे बी अलाउड एंड व्हाट मे नॉट बी अलाउड, ये सिचुएशंस आ जाती हैं। अब ये जो आपकी एप्लीकेशन है इसका टाइम लिमिट क्या होता है लगाने का, जैसे आपने एप्लीकेशन मूव कर दी, टाइम लिमिट तो यही होता है कि ट्रायल से आपको पहले करना होता है, ट्रायल के बाद नहीं करना होता है, लेकिन जैसे आपने एप्लीकेशन मूव की और जैसा आपने अलाउ कर दी, तो अलाउ करने के 14 दिन के अंदर ही आपको अमेंडमेंट बना के फाइल करना होता है, यानी कि एप्लीकेशन जो होती है वो तो मान लीजिए 2 पेज 3 पेज या आपकी 10-12 पेज की एप्लीकेशन मैक्सिमम बन गई कि क्या क्या आपको करना है उसमें चेंजेस। दूसरी चीज वो तो एडजस्ट आपके ऊपर डिपेंड करता है कि उन्होंने अलाउ कर दिया डिसअलाउ करा, और अगर अलाउ कर दिया तो उसके बाद जो है आपको अमेंडमेंट बना के पूरा सूट अमेंड करके आपको फाइल जो करना होगा वो 14 दिन के अंदर ही करना होगा, ठीक है। और नहीं आप करते हैं तो आप अपना कोई भी रीजन दीजिए जो जेन्युइन होगा, और नहीं तो कोर्ट आप वहाँ पर आपके ऊपर कॉस्ट भी लगा सकती है, ठीक है। तो जो ये हमारी अमेंडमेंट की बात है टाइम पीरियड की, ये ऑर्डर 6 रूल 18 बताता है।